दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है मानव एवं पर्यावरण खंड में पर्यावरणीय क्षरण कारण एवं निवारण के अंतर्गत ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। इसमें हम जानेंगे कि हरित गृह प्रभाव क्या है, इसकी खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई, हरित गृह प्रभाव में योगदान देने वाले प्रमुख गैसें कौन सी हैं, इसके कारण और प्रभाव के बारे में। साथ ही इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यात्मक प्रश्नों को भी जानेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए उपयोगी ग्रीन हाउस प्रभाव और इसके कारण तथा निवारण से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। सबसे पहले आइए जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव क्या है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि पृथ्वी पर ऊर्जा जो है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है, जिसको कि सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी कहा जाता है। और आप जान लीजिए पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा में मुख्य रूप से परावैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाश और अवरक्त विकिरण शामिल होता है। आप जान लीजिए कि इसमें से नुकसानदायक जो विकिरण होता है वो अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी विकिरण होता है। ये अधिकतर ओजोन मंडल में अवशोषित हो जाती हैं। आप जानते हैं जब ओजोन परत का अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाने वाली जो ओजोन परत है वो हानिकारक परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, जबकि दृश्य प्रकाश और अवरक्त विकिरण जो होता है ये पृथ्वी पर ऊष्मीय विकिरण के रूप में पहुंचती हैं। ऊष्मीय विकिरण क्या करता है? तो ऊष्मीय विकिरण दोस्तों पहले धरातल को गर्म करता है और फिर इसकी गर्मी से विकिरण संवहन और चालन द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। इस चार्ट के माध्यम से आइए ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, हरित गृह प्रभाव को भूमंडलीय तापन के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको हरित गृह प्रभाव या भूमंडलीय तापन के नाम से जाना जाता है, इसकी परिभाषा ये है कि वायुमंडल में ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा में वृद्धि से वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अवधारणा के रूप में अगर जो इसके बारे में जानेंगे तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आप जान लीजिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और आप जानते हैं कि वायुमंडल में ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा में वृद्धि के कारण वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि को ही हरित गृह प्रभाव कहते हैं। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? तो ग्रीन हाउस गैसेज की संकल्पना सबसे पहले 1824 में जोसेफ फोरियर ने प्रस्तुत की थी। और प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में जो कि वायुमंडल के तापमान वृद्धि के लिए आवश्यक हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड प्रमुख हैं। दोस्तों, जान लीजिए कि सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तब ऊष्मा पृथ्वी से बाहर विसरित होती है, लेकिन कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन और अन्य ऊष्मारोधी गैसें इस ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर लेती हैं। शेष बची ऊष्मा को पुनः धरातल को वापस कर देती हैं, जिससे वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा एकत्र हो जाती है। और आप जान लीजिए पृथ्वी की ऊष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में विकिरित होती है, जिसके लगभग 90% भाग को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अवशोषित कर लेती है और इसी के कारण जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ जाता है। अगर हम पिछले कुछ वर्षों में ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा के बारे में जानें तो ये ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा विभिन्न कारणों से वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि हो गई है, जिसको कि भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग अथवा ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है।
दोस्तों परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है दोस्तों, बायोगैस गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये बायोगैस के मुख्य घटक हैं। प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ का नारा किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम आशय से ये नारा गढ़ा गया कि प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक प्रकोप संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुंचाता है क्या? तो जल मौसमी प्रकोप जो है ये प्राकृतिक प्रकोप संपत्ति और जीवन को अधिक नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीथेन गैस इसका फार्मूला है CH4। तो मीथेन गैस का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये आर्द्र स्थल, धान के खेत और जुगाली करने वाले पशु मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो ये हाइड्रोजन के दहन से। और वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैसों में वायुमंडल में लघुत्तम समय तक ठहर पाती है क्या? तो उत्तर है मीथेन गैस। और देखिए एक महत्वपूर्ण संधि है नागोया उपसंधि या नागोया प्रोटोकॉल, ये किससे संबंधित है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता से संबंधित है नागोया प्रोटोकॉल। और नागोया जापान का शहर है। सबसे अधिक कज्जल या कालिख कहाँ से निकलता है? तो जो हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं यानी तापीय शक्ति संयंत्र, यहाँ से सबसे अधिक कालिख या कज्जल निकलता है। अगला प्रश्न है, सतही ओजोन उत्पन्न होती है किससे? तो परिवहन क्षेत्र से दोस्तों सतही ओजोन उत्पन्न होती है। हमने कहा था कि आपको बताएंगे कि ग्रीन हाउस गैस या हरित गृह गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की या किसने इनकी खोज की थी? तो आप जान लीजिए, जोसेफ फोरियर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहे। जोसेफ फोरियर इन्होंने 1824 में ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसों की खोज की थी। इन्होंने इसकी संकल्पना प्रस्तुत की। उनके अनुसार ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। और विश्वव्यापी ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग, जिसको वैश्विक उष्णन कहा जाता है, उसके पीछे का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। दोस्तों मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैसें हैं। और ये गैसें क्या करती हैं? दोस्तों ये गैसें उष्मा अवरोधी गैसें होती हैं, वातावरण की उष्मा को सोखती हैं। ये ठीक उसी प्रकार होता है जैसे ग्रीन हाउस ग्लास में शीशा अपने अंदर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता। इस ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से इसे जाना जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में जो वायुमंडलीय गैसें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड किरणों यानी अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है। और आप जान लीजिए कि पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसके अलावा कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन इनका योगदान जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC की तुलना में कम होता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैसों का क्रम आपसे पूछा जाएगा। तो आप जान लीजिए जलवाष्प ये 36 से 72% जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान करने वाली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26%, मीथेन का योगदान 4 से 9% और ओजोन भी एक प्रकार से ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है।
3 से 7%। दोस्तों हाइड्रोजन प्रकृति में द्विआण्विक गैस यानी H2 के रूप में पाई जाती है, जो वायुमंडल की बाह्य परत की मुख्य संघटक है। अब आइए देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज यानी हरित गृह प्रभाव का जलवायु परिवर्तन से कैसा संबंध है। आप जान लीजिए ग्रीन हाउस गैस क्या है। दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों के बारे में अभी आपने पढ़ा कि ऐसी गैसें जो वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, SF6 या NF3 शामिल हैं। अप्रत्यक्ष रूप से भी कई गैसें इसमें शामिल हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉन मीथेन बोटेलिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये अप्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। आइए जानते हैं दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है। तो आप जान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं और इस गैस के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और इसी के द्वारा यानी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण से जो है जीवन प्रदायी ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति होती है, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। और वहीं ये भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण भी है, जो हमारे लिए हानिकारक है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये गैस दोस्तों पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ये महत्वपूर्ण गैस है, जिससे पौधे ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं। और दूसरी चीज़ ये भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है। और पृथ्वी पर अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती तो भूमंडलीय तापन के कारण जो यहाँ का तापमान है बहुत अधिक कम होता, जिससे यहाँ पर जीवन की संभावना नहीं होती। दोस्तों कुछ कारक हैं इसमें, मानवीय कारक और प्राकृतिक कारक दोनों। तो मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रुकती, बल्कि समुद्री पादप या भूमि पर पौधों और मिट्टी के द्वारा अवशोषित हो जाती है। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर उसे पादप सामग्री में परिवर्तित कर देते हैं। और वैश्विक ऊष्मन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। 1950 में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में जहां 315 ppm यानी 315 पार्ट्स पर मिलियन के आसपास थी, वहीं पर अब ये 415 ppm को पार कर चुकी है। दोस्तों WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार प्री इंडस्ट्रियल पूर्व औद्योगिक युग में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 278 ppm यानी 0.03% थी, जिसे वायुमंडल, समुद्र और जीवमंडल आदि के बीच संतुलन बना रहता था। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसी तरह बढ़ती रही तो 21वीं सदी पूरी होने तक ये मात्रा 650 से 950 ppm हो जाएगी और पृथ्वी का तापमान लगभग 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। दोस्तों मीथेन जो कि महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस में शामिल है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। इसका स्रोत बायोगैस, जीवाणु अपघटन और जुगाली करने वाले पशु हैं। ये एक हरित गृह गैस है जो कि वायु प्रदूषक होती है। मीथेन के बारे में अन्य जानकारी, मीथेन का रासायनिक नाम CH4 है। इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है और इसके कई स्रोत हैं, जैसे बायोगैस। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। जीवाणु अपघटन से जुगाली करने वाले पशु, धान के खेत, कोयले की खदानें, यहाँ से मीथेन का श्रवण होता है। इसके अलावा जो हमारी आर्द्र भूमियाँ यानी वेटलैंड हैं, समुद्र और हाइड्रेट्स, ये मीथेन के प्राकृतिक स्रोत हैं। दोस्तों मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस में प्रभावी योगदान देने के साथ साथ ये एक वायु प्रदूषक भी है। दोस्तों देखिए, धान के खेत, कोयले की खदानें और घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक 76% भाग आर्द्र भूमियों से ही उत्सर्जित होता है।
परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो उत्तर है ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण और पर्यावरणीय प्रदूषण। ये जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। एक गैस जो धरा पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। अगला प्रश्न है, वह गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और दोस्तों देखिए, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सारण होता है, वो गैस कौन सी है? तो वो है मीथेन। इसके अलावा देखिए, एक प्रश्न है कि वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है किसकी? तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणामों में ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ी है, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, सूखा, बाढ़, चक्रवात और तूफान आदि ये वैश्विक उष्मन के नकारात्मक परिणाम कहे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अनुसार वर्ष 1990 से 2100 के मध्य तापमान में कितनी वृद्धि होगी? तो ये अनुमानतः 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक 2100 के मध्य तापमान वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अनुसार वर्ष 1990 से 2100 के मध्य समुद्री सतह में वृद्धि का अनुमान कितना है? तो 0.33 से 0.45 मीटर तक समुद्री सतह में वृद्धि का अनुमान है। दोस्तों, आप देख लीजिए कि चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक हैं, और जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तो कृषि मृदा से नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। क्लाइमेट चेंज के दो प्रमुख कारक हैं, एक तो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारक और दूसरा कार्बन अवशोषण में कमी वाले कारक। कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारकों में जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक प्रज्वलन, तेल से चलने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि आदि है, जबकि अत्यधिक वनोन्मूलन से कार्बन उत्सर्जन की दर में कमी आ रही है और वायुमंडल में कार्बन सांद्रण बढ़ रहा है, जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कर जलवायु को प्रभावित करता है। इसके अलावा दोस्तों, जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि और ओजोन परत का क्षरण ये जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारक है। जलवायु परिवर्तन के लिए ग्रीन हाउस गैसें और प्रदूषण जो है ये प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, जबकि ओजोन परत का क्षरण अप्रत्यक्ष रूप से इसके लिए जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव क्या है? दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करते हैं। भूमंडलीय उष्णता या तापन का प्रभाव हिम क्षेत्रों में तेजी से पिघलती बर्फ के रूप में देखा जा सकता है कि ग्लेशियरों में तेजी से पिघला शुरू हुआ है, मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और सागर तट के समीपवर्ती क्षेत्र तेजी से डूब रहे हैं। लेकिन दोस्तों, भूमंडलीय उष्णता के केवल नकारात्मक प्रभाव ही नहीं हैं, इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं। आइए सकारात्मक प्रभावों को देख लेते हैं। दोस्तों, वैश्विक तापन के जो सकारात्मक प्रभाव हैं उसमें अत्यधिक बादल, अत्यधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि और हरे पौधों द्वारा जल उपयोग की क्षमता में वृद्धि, ये दोस्तों जो है देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग के सकारात्मक प्रभाव हैं। नकारात्मक प्रभाव में आप देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से तापमान में वृद्धि हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है, मौसमी दशाओं में परिवर्तन हो रहा है, जैव विविधता को नुकसान है, बाढ़ सूखा की बारंबारता बढ़ी है। इसके अलावा फसल उत्पादकता में कमी और भारी आर्थिक क्षति ये ग्लोबल वार्मिंग के नकारात्मक प्रभाव हैं। दोस्तों, समय से पूर्व आम में बौर आना ये वैश्विक तापन से ही संबंधित है और वैश्विक तापन से स्वास्थ्य को प्रभावित हो रहा है। आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमचादर जो है वो वैश्विक तापन द्वारा सामान्यतः पहले प्रभावित होने वाले सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र हैं। और आप जान लीजिए, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जो कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में गठित अंतर सरकारी वैज्ञानिक निकाय है,
इसके अनुसार ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसें वो हैं जो पृथ्वी, वातावरण और बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय और रक्त विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करती हैं। इनमें से प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन हैं, जो कि साधारण रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित रहती हैं। देखिए, हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैसों का क्रम क्या है? तो पहले स्थान पर जलवाष्प है, दूसरे स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे पर आपका मीथेन और चौथे पर नाइट्रस ऑक्साइड है। अगर जो सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देश के बारे में बात की जाए तो चीन विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश है। भूटान को विश्व का शीर्ष कार्बन नेगेटिव देश माना गया है। जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना को जारी किया था और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जून 2008 में जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना जारी की गई थी और 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय कार्य योजना 8 राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करती है। इन मिशनों में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? देखिए दोस्तों, इसमें 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन यानी नेशनल सोलर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन यानी नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन यानी नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, चौथा है राष्ट्रीय जल मिशन यानी नेशनल वाटर मिशन, पांचवा राष्ट्रीय हिमालयी परिप्रणाली परिरक्षण मिशन, छठवां है राष्ट्रीय हरित भारत मिशन और सातवां राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, आठवां राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीतिक ज्ञान मिशन। तो ये 8 जो हैं प्रमुख क्षेत्र हैं भारत की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत रेखांकित 8 मिशनों में से एक मिशन राष्ट्रीय हरित भारत मिशन वनों के उस प्रभाव को स्वीकार करता है जिसका जलवायु परिवर्तन शमन, वन पर निर्भर समुदायों की खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण और आजीविका पर सुरक्षा के जरिए पर्यावरण को बेहतर बनाने पर पड़ता है। कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये क्योटो में। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई? तो जून 2008 में। और अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया पैदा करती है? तो ये ओजोन है। और दोस्तों, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है क्या? तो ये अल्ट्रावायलेट किरणों को। ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, यो ओजोन परत समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है किसके द्वारा? तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा। ओजोन छिद्र का कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? तो ये अंटार्कटिका के ऊपर है। और आप देख लीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और एक प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 16 सितंबर को। अक्टूबर 2015 में दोस्तों राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन यानी ग्रीन इंडिया मिशन GIM की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की द्वितीय बैठक में देश के 4 राज्यों मिजोरम, मणिपुर, केरल और उत्तराखंड, झारखंड द्वारा प्रस्तावित संभावित योजनाओं और संचालनों की वार्षिक योजना को मंजूरी दी गई। और आप जान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन यानी UNFCCC को सौंपे गए अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के तहत भारत ने अनेक घोषणाएं की हैं। भारत की कार्य योजना के तहत INDCC के लक्ष्यों में वन एवं वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देना, प्रदूषण को समाप्त करना, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना,
और एनर्जी एफिशिएंसी यानी ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना शामिल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मानव एवं पर्यावरण खंड, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के सामान्य अध्ययन और नेट जेआरएफ यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हमने दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव, इसके कारण और परिणामों से संभावित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इसे तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।